ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान देना। देखो, ट्रांसफार्मर बोलने से सबसे पहले दिमाग में बात क्या आता है? जो पोल के पास बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसका याद आता है, नहीं? अरे पोल के घर में, मतलब जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पर पोल के बाहर में बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर देख के याद आता होगा। ट्रांसफार्मर बोलने से यही याद आएगा, ठीक है ना? तो वो तो है ही ट्रांसफार्मर, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बिल्कुल है, और उसके बारे में ही चर्चा करना है आज। लेकिन ट्रांसफार्मर छोटा भी हो सकता है, इतना छोटा भी ट्रांसफार्मर हो सकता है। ट्रांसफार्मर का मतलब जो ट्रांसफॉर्म करेगा, जो ट्रांसफॉर्म करेगा वो ट्रांसफार्मर है। जो करंट को वोल्टेज में बदलेगा वो ट्रांसफार्मर है। जो बड़ा सा स्टेबलाइजर है आपके घर में, अगर स्टेबलाइजर है उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। छोटा छोटा भी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर बोलने का ये मतलब नहीं कि बस पोल वाला जो ट्रांसफार्मर वही समझे। हाँ ठीक है, वो ट्रांसफार्मर है और बात हम करने वाले हैं उसी का। लेकिन ट्रांसफार्मर का मतलब जो ट्रांसफॉर्म करेगा, बदलेगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? देखिए, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। दोनों काम करता ट्रांसफार्मर, दोनों काम करता। सुने अच्छे से, ट्रांसफार्मर का काम है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कन्वर्ट करना या हाई वोल्टेज को। आप बोलेंगे सर दोनों काम कैसे करते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब है जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप डाउन का मतलब है जो वोल्टेज को घटाएगा। तो एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है और एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को। आप बोलेंगे सर दोनों का काम क्या है ना? अब जहां प्रोडक्शन हो रहा 36,000 वोल्ट का पोटेंशियल है, वहां पर 36,000 वोल्ट, तो हम लोग घर में 36,000 वोल्ट का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। बोले सर 11,000 वोल्ट का तार जा रहा, तो डायरेक्ट 11,000 वोल्ट का जो तार घर के बगल से जा रहा उसी से डायरेक्ट लाइन ले ले घर में क्या? अरे आपके घर के पास से 11,000 वोल्ट का तार डायरेक्ट लेंगे क्या आप? नहीं ना, 11,000 वोल्ट बहुत ज्यादा है। बोले सर हमको तो 220 वोल्ट का जरूरत है। तो वो जाके कहा, वो ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करेगा, उसको 220 में कन्वर्ट करेगा, 440 में करेगा, 220 में करेगा, फिर हम उसका यूज करेंगे। तो दोनों काम है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर मेरे मोहल्ले में वोल्टेज ही नहीं रहता, वोल्टेज कम है, बिजली विभाग को लिख के दिए, तो फिर बोला आपके मोहल्ले में नया ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। वो क्या करेगा? वोल्टेज बढ़ा के देगा, ठीक है। घर में स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ, स्टेबलाइजर के अंदर में ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज बढ़ा दिया। तो दोनों काम है, वोल्टेज बढ़ाने का, वोल्टेज घटाने का। तो ट्रांसफार्मर बोथ पर्पस के लिए यूज होता है, आइदर वोल्टेज इंक्रीजेज या वोल्टेज डिक्रीजेज। समझ में आ रहा है बात? तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पूरा डिस्क्राइब अभी करने वाले हैं, ठीक है, बढ़िया से करने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन ऐसे लिख लो, सिंपल में लिखे, देखिए ट्रांसफार्मर में साथ में लिखते चलिए। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट या हायर करंट बोल सकते हैं, हायर करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। और इसका ऑपोजिट भी होगा, एंड हम बोल सकते हैं वाइस वर्सा, शॉर्टकट में बोल सकते हैं डेट इज it increases or decreases of इनपुट वोल्टेज, या वोल्टेज को बढ़ाएगा
या घटाएगा, ठीक है। या तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इसका उल्टा भी यहाँ लिख सकते थे, बोले ना लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज और लो करंट एंड बोल सकते थे यहाँ पे कि उल्टा कर सकते थे कि लो वोल्टेज हाई है तो लो में जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा इसका? तो इसका प्रिंसिपल आप लोग पढ़े चैप्टर 6 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, ठीक है। देखो क्या प्रिंसिपल है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है ना। मतलब an induced EMF is set up in a coil. Induced EMF is set up in a coil due to rate of change of current in nearby coil। मतलब बगल वाले कॉइल में या दूसरे कॉइल में। तो यह किस प्रिंसिपल पर काम करेगा? ये काम करेगा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। क्या? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में सेटअप होगा किसके कारण? ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन नियर बाय कॉइल, ठीक है। किसी एक कॉइल में करंट का चेंज होगा और इस कॉइल में करंट के चेंज होने से बगल के कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना। ये प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। ये किसका प्रिंसिपल है? ट्रांसफार्मर का, ठीक है। पढ़े ना म्यूचुअल इंडक्शन आप लोग? पढ़े हैं सब लोग? क्या पढ़े थे कि प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ लिंक करेगा? सेकेंडरी कॉइल में। और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, ठीक है। वही बात यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है इसका, लिखिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा टाइप के बारे में मेंशन कर दे। देखिए, आपसे टाइप पूछेगा तब मेंशन करना, नहीं तो मत करना, लेकिन टाइप के बारे में मेंशन कर देते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर का टाइप क्या है? टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका मतलब होता है इट इंक्रीजेज इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज बढ़ाएगा। अब देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का खास बात क्या है। अभी हम ट्रांसफार्मर का जब डायग्राम बनाएंगे तो दो कॉइल बनाएंगे। तो बता दें कि एक जो कॉइल होता है ना, प्राइमरी कॉइल। अच्छा, हम दोनों के बारे में अलग अलग बात कर लेते हैं। देखो, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका मतलब हो गया इट डिक्रीजेज इनपुट वोल्टेज। ये वोल्टेज को घटाएगा। अब देखिए, ये दोनों का आप डायग्राम ऐसे शॉर्ट में इन दोनों के बारे में खास बात समझ लो। अभी तो डायग्राम बनाएंगे ही हम ट्रांसफार्मर का, लेकिन आप समझ लो। देखो यहां पर, यहां देख लो, फिर लिखना। मान लो अगर ये दो कॉइल है, सपोज करो ये कॉइल है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल है, और ये है सेकेंडरी कॉइल। अब अगर ऐसा हो ना कि सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न बड़ा है प्राइमरी कॉइल से, इस कॉइल में टर्न है उससे ज्यादा है सेकेंडरी में, अगर इसमें 100 टर्न है तो इसमें 500 टर्न है, तो वोल्टेज बढ़ के मिलेगा। तो वोल्टेज ज्यादा मिलने वाला हम लोग को। यानी कि ये हो गया स्टेप अप, ये हो गया स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल। अगर इसका उल्टा हो जाए, ऐसे हम लोग कर लें। देखो क्या,
अगर ये मान लो कि ये प्राइमरी कॉइल में ही बहुत टर्न है और सेकेंडरी में कम है, सेकेंडरी में कम है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन सेकेंडरी कॉइल होगा, प्राइमरी कॉइल का ज्यादा हो सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल वो क्या ज्यादा हो, किससे हो, यानी उल्टा हम कर दें यहाँ कि एनपी, अगर एनपी ग्रेटर देन एनएस हो तो वो स्टेप डाउन है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप स्टेप डाउन का मीनिंग समझ लो, स्टेप अप के ऊपर यहाँ लिख देते, देखो फिर से एनएस ग्रेटर देन एनपी, ये ध्यान देना। अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल का टर्न प्राइमरी से ज्यादा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, और अगर प्राइमरी कॉइल का टर्न ज्यादा होगा सेकेंडरी से तो वोल्टेज कम मिलेगा, घट के मिलेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। हमको किसी एक का डायग्राम बनाना है, स्टेप अप स्टेप डाउन में कोई एक डायग्राम बनाना है, ऐसे स्टेप अप हम लोग बनाएंगे, वोल्टेज ज्यादा वाला बनाएंगे, ठीक है, लेकिन मीनिंग एक ही है दोनों का, ठीक है। ट्रांसफार्मर वही है, टर्न के कारण, नंबर ऑफ टर्न के कारण वोल्टेज में कम ज्यादा होता है, वो बात अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसका थ्योरी में वर्किंग में बात करेंगे, समझ में आ रहा बात। तो ट्रांसफार्मर टू टाइप्स का हुआ, कौन कौन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लिखिए इसको, फिर इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। लिखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में बहुत छोटा सा बात लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पीस, it consists of two separate piece of coil, separate piece of coil of copper wire wounded on a soft iron core, wounded on a soft iron core, wounded on a soft iron core. One of the coil is connected with AC supply called primary coil. The output is obtained across secondary coil, ठीक है, आउटपुट मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में। देखिए अब ट्रांसफार्मर में दो सेपरेट पीस होता है कॉइल का, देखो अगर ये बोल दे एक, दो सेपरेट पीस है कॉइल का, देखिए सिंपल डायग्राम आपको बनाना है, एक ये कॉइल है, इसको प्राइमरी कॉइल बोल देंगे ऐसे, ये प्राइमरी कॉइल है, इससे आपका एसी सोर्स कनेक्ट है, ये एसी सोर्स कनेक्ट है, ये एसी करंट का साइन है, एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल। अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो आपका सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, कुछ ज्यादा बना लो, यहां पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज बढ़ के मिलेगा आपको। ट्रांसफार्मर नहीं हुआ रहता तो कितना प्रॉब्लम था, जहां प्रोडक्शन होता उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले नहीं जा सकते थे और हर जगह वोल्टेज बढ़ा नहीं सकते थे, हर जगह वोल्टेज बढ़ा के दे रहे हैं हम लोग। तो अभी आउटपुट वोल्टेज, यहां आउटपुट वोल्टेज के पास ना एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जिसको RL कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि आपका यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है
जिससे आपको आउटपुट वोल्टेज बढ़िया मिलेगा। अब चाहो तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि लोड रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्टेड। अब देखो ये जो बनाए हम ट्रांसफार्मर, इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न प्राइमरी से ज्यादा है, मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो अब चाहो तो इसको लेमिनेट कर सकते हो, अगर लेमिनेशन दिखाना है इसका, या तो आप ऐसे सिंपल छोड़ दो ट्रांसफार्मर बन गया डायग्राम, कोई बात नहीं, ये भी सही है। अगर इसका लेमिनेशन दिखाओगे तो ऐसे दिखा देना, ये वायर है इस तरीके से इसे कर दो लेमिनेट, ये लेमिनेशन हो गया, लेमिनेटेड आयरन कोर है, लेमिनेटेड आयरन कोर है, ठीक है। और नहीं तो फिर छोड़ दो लेमिनेशन, ऐसे दिखा दे सिंपल जैसे बनाए थे, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। आपको एक ही डायग्राम बनाना, दोनों नहीं बनाना, स्टेप अप स्टेप डाउन बनाने की जरूरत नहीं। आपका मन हो बनाने का तो क्या करना, सेकेंडरी वाले को कम कर देना, प्राइमरी को ज्यादा कर देना। अब यहां पर जो इसका वर्किंग है वो कितना सिंपल है, देखो आप म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े, जब एसी सप्लाई होगा यहां से अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इसमें। अब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक करके ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, वोल्टेज करेगा, और सेकेंडरी कॉइल का जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग वोल्टेज बढ़ेगा, इसलिए बोले वहां पे टर्न बढ़ा के दिए हम। तो एकदम भी म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस पे काम करता है। इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ लिंक करेगा इसमें, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो वोल्टेज बढ़ जा रहा है। वहां पे वोल्टेज बढ़ने का काम है, सॉफ्ट आयरन कोर है उसके कारण भी वोल्टेज इंक्रीज हो रहा, टर्न है कॉपर का तार लपेटे हैं उसके कारण हो रहा, टर्न ज्यादा रखे इसके कारण हो रहा, घटाना हो तो फिर कम कर देंगे, इधर ज्यादा कर देंगे। तो जो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसी पर ट्रांसफार्मर बेस्ड है, जो आप पढ़े फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ में आप सेल्फ इंडक्शन के बाद पढ़े म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन का ही फेनोमेनन पर ये ट्रांसफार्मर पूरी तरह से काम करता है, इसलिए बोले इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। जिसका वर्किंग और थ्योरी में अगर वर्किंग इसका भी हम लिखना स्टार्ट करें तो वही बात लिखेंगे, आप खुद से समझ के लिख सकते हो। क्या हम बोले, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू the primary coil of transformer, magnetic flux is produced due to change in current, बोल सकते थे। इसमें करंट का चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तो अप डाउन होते रहेगा, चेंजिंग ज्यादा होगा उसमें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप, ठीक है। ईएमएफ मतलब वही वोल्टेज बन गया, उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, बोलचाल में उसको वोल्टेज बोलेंगे। अब बोलेंगे कि आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, वायर में रेजिस्टेंस लगा दिए ताकि वोल्टेज मिले, रेजिस्टेंस लगाते तो करंट का वैल्यू कम हो जाता, वोल्टेज ज्यादा मिलता है, हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। फिर जो हम लोग फैराडे लॉ पढ़े थे याद है, E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ध्यान में है ना, वो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी पर ही पूरा इसका जो डेरिवेशन है वो होने वाला है, जरा सा भी इसमें कोई टफ नहीं बात है। तो आप डायग्राम बनाइए और वर्किंग लिखिए, फिर थ्योरी हम अगले स्टेप में करें। स्टेप डाउन का बनाने का मन हो तो बगल में ऐसे बना लेना, देखो शॉर्ट में क्या बनाना है, देखो ऐसे एक तो ये बना लो, एक दूसरा ऐसे। अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखा देना प्राइमरी कॉइल ऐसे, इसमें थोड़ा कम दिखा देना सेकेंडरी कॉइल। अब ये क्या हो जाएगा, एनपी ग्रेटर देन एनएस, स्टेप डाउन, ठीक है। ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे हम, बनाइए। वर्किंग एंड थ्योरी,
कंस्ट्रक्शन लिख लिए हैं पार्ट ना ऊपर से, बाकी है अभी। हाँ थोड़ा सा इसमें मिटा है। देखिए अभी जो आपको हम लिखे यहाँ, ये लाइन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और ये लाइन आप बहुत बार चैप्टर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। क्या हुआ देखो, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पासेस थ्रू द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, बात नहीं समझिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग करंट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द कॉइल, द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ आउटपुट वोल्टेज मिल गया। अब ध्यान देना, आगे डायग्राम बना लिए ना सब लोग, समझना आगे सिंपल है कैसे बात करना। अगर बोलते इफ एनपी एंड एनएस बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, देन क्या बोल रहे हैं समझना, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। क्या था जी फैराडे लॉ? E इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग? अरे E इक्वल टू था ना माइनस एन डी फाइव बाई, यही था ना। अब ध्यान देना, तो लिखेंगे ईपी प्राइमरी कॉइल का माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी, समझते चलो। यहां बोलते ईएस का माइनस एनएस डी फाइव बाई डी टी, मतलब ये क्या हुआ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में हुआ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में हुआ, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। अब अगर हम कर ले ईएस बाई ईपी, तो देखिए क्या होगा, यहां पर डी फाइव बाई डी टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और जे हो गया एनएस बाई एनपी। आप लोगों का क्या डिस्कशन चल रहा है? मोहल्ला का ट्रांसफार्मर उड़ गया है क्या? हाँ बोलिए। यहां ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, यहां देखिए समझिए, नहीं तो मोहल्ला का ट्रांसफार्मर उड़ गया तो रात भर गर्मी में रहिएगा, बनाने कोई नहीं आएगा। देखिए नहीं, बहुत लोग बोलते हैं ना ट्रांसफार्मर उड़ गया, जाके देखना उड़ता है कि वहीं रहता है। नहीं, एक बार देख लेना कि ट्रांसफार्मर सही में उड़ जाता है कहीं पे या वही टंगा रहता है। अभी बताएंगे काहे उड़ता है, देखो उड़ने का कारण बताएंगे, पहले आंसर ले आओ। देखो ईएस बाई ईपी क्या हो गया, चलिए यहाँ बात क्लियर समझिए। ईएस बाई ईपी क्या हुआ बताइए, एनएस बाई एनपी। अब ध्यान देना,
माइनस माइनस कट गया, डी फाइव बाई डी टी कट गया, तो ई एस बाई ई पी एन एस बाई एन पी। देखो ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी को के बोलते, कैपिटल के, इसको बोलते ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए यही ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी कि जो ईएमएफ है यानी वोल्टेज, उसके सामने कौन है? नंबर ऑफ टर्न्स। यानी मेन खेला यहां नंबर ऑफ टर्न्स का है, जो वोल्टेज को बढ़ाएगा। आ रहा बात समझ में? बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये नंबर ऑफ टर्न्स। इस के कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब ध्यान देना, यहां अगर बोलते हैं ऐसे, इफ एन एस ग्रेटर देन एन पी, इसका मतलब के ग्रेटर देन 1 आएगा। अरे जब नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स का वैल्यू प्राइमरी से ज्यादा होगा, इसका मतलब है इसका रेशियो के का वैल्यू 1 से क्या मिलेगा? ज्यादा। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन था जिसमें, क्वेश्चन है एक इसमें, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ 100 और सेकेंडरी टर्न दिया प्राइमरी निकालना वहां से। फिर आगे क्वेश्चन में और भी बहुत बात है, लेकिन वो मतलब टर्न निकालने। कभी कभी ऐसा होता है, बोला के है 20, सेकेंडरी टर्न दिया है, प्राइमरी कितना, निकाल लीजिए वहां से। यानी इन दोनों का रेशियो को के बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर के एन एस ग्रेटर देन एन पी, के ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप, देन ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप। और अगर ऐसा बोल दे, इफ एनपी ग्रेटर देन एनएस यानी के लेस देन 1, देन ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप डाउन। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है और ट्रांसफार्मर स्टेप अप। अब देखते हैं इसमें पावर कितना जनरेट होता है। नोट कीजिए, इतना पूरा लिखिए। पावर का एक फॉर्मूला पढ़े थे, P इक्वल टू वी आई, है ना, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में भी और पहले भी। तो यहां इनपुट पावर क्या होगा? थोड़ा ट्रांसफार्मर का लास्ट स्टेप समझ लो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। ठीक है, देखो अब बताओ इनपुट पावर क्या होगा? यहां इनपुट ESIS होगा। इनपुट प्राइमरी कॉइल में ना है और आउटपुट ना सेकेंडरी कॉइल है। तो अगर हम बोलते इनपुट पावर, इनपुट पावर वो होगा EPIP, और हम बोलते आउटपुट पावर वो बोलते ESIS। ध्यान देना, अब बोलते फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। अब एक बड़ा सवाल कि क्या सर कोई ट्रांसफार्मर आइडियल है? बहुत मुश्किल है, ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है। मतलब क्या सर, जितना इनपुट पावर है उतना आउटपुट पावर मिलता है? उतना नहीं मिलता है, लेकिन मानना पड़ेगा। यहां देखो, ध्यान देना, अब आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, EPIP इज इक्वल टू ESIS। मतलब आपके दिमाग में ये बात आएगा कि सर आप जो बोल रहे हैं, क्या जितना इनपुट भेजते उतना आउटपुट अगर नहीं मिलता हो तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि वोल्टेज ज्यादा मिलेगा? आइडियल का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफार्मर आइडियल है, इसका मतलब है कि जितना इनपुट पावर है उतना आउटपुट पावर होना चाहिए। तो फिर सर आप बोलते आइडियल ट्रांसफार्मर है नहीं, नहीं है, ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता उसमें। लेकिन हम आइडियल केस लेके चलते, मतलब हम जो प्रॉब्लम बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, उसमें हम यही लेके चलेंगे EPIP ESIS के बराबर है। और हम ऐसे कर ले, अगर EP बाई ES तो हो जाएगा IS बाई IP। देखो इस तरह से, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ ट्रांसफार्मर आइडियल है, लेके चलना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली में ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है।
100% इफिशियंट नहीं है। आप बोलेंगे सर ये बात समझ में नहीं आ रहा जो आप बता रहे थे, कि समझिए अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम 100 वोल्ट इनपुट किए तो उससे कम मिला, देखो कम मिलेगा स्टेप डाउन होगा, तो वो कहने का सेंस नहीं है। कहने का सेंस ये है कि इनपुट वोल्टेज नहीं बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं। जितना इनपुट करने से आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। समझ रहे बात? जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, आपको बैंक में आपने पैसा जमा किया 10,000 रुपया, ठीक है, चलो थोड़ा ज्यादा एग्जांपल लेते हैं, 50,000 रुपया आपने जमा किया। बैंक वाले ने बोला कि ठीक है 7 साल बाद आपको डबल मिलेगा, आ जाओ भाई। तो आप 7 साल बाद 50,000 का डबल 1 लाख लेने गए। लेकिन जब आप बैंक में जाते 1 लाख रुपया लेने, तो उस समय में चूंकि आप बहुत छोटी छोटी बातों को नहीं पढ़ते हैं, जब आप साइन वगैरह करते हैं तो पता चला 1 लाख के बदले आपको 90,000 मिल रहा, या आपको 92,000 मिल रहा, 7-8 हजार रुपया काट लिया वहां पे। फिर आप वहां लड़ाई करेंगे, या अधिक से अधिक 94-95, मतलब कुछ ना कुछ काट लिया, 5,000 10,000 काट लिया। लेकिन फिर आपको वो समझाएगा देखिए टैक्स कट गया आपका। बोले पहले तो नहीं बोला था, बोला पहले आप पूछे नहीं थे, आप पढ़े नहीं थे, टैक्स तो कटेगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि जितना हमको डबल मिलना था बोला लेकिन दिया नहीं। तो ट्रांसफार्मर के साथ ये कहानी है। अगर ऐसा है कि 100 वोल्ट से 200 वोल्ट बनाना है, तो कॉपी पेन में 100 का 200 वोल्ट बन रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो 200 के बदले 190 180 ही मिल रहा है। यानी जितना इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलके कुछ कम मिलेगा। आ रहा बात समझ में? क्यों कम मिलेगा? क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस होगा। यानी हमारा एक टॉपिक अभी पढ़ना, वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा एनर्जी लॉस होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं होगा, लेकिन हाँ लगे हुए लोग कि हम ट्रांसफार्मर को आइडियल बनाएं, इसके पीछे वो लगे हुए जो लोग साइंटिस्ट है कि बता रहे कि आइडियल बनाना कि एकदम इफिशिएंट 100% हो, बट 90, 92%, 95% बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर का जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं मिलने का मतलब ये है, समझ गए बात ना, कि 21 दिन में पैसा डबल बोला था लेकिन दिया नहीं। समझ गए ना, वो वाला बात है। तो यहां पर क्या हुआ, ईपी आईपी इज इक्वल टू ईएस आईएस, हम लोग बोले इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या हुआ, आउटपुट पावर। क्लियर है? देखो समझ गया ना, क्वेश्चन बताएंगे और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोलते द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो बोलना, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर is called efficiency of transformer। ध्यान देना है, efficiency of transformer। देखो तो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी को ऐसे ईटा से डिनोट करेंगे, ईटा पढ़ते ही साइन को, इसका हो गया आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100, यानी ईटा इज इक्वल टू ईएस आईएस बाई ईपी आईपी इंटू 100। ये देखो, ये जो तुमको हम समझाएं, सुनो, ट्रांसफार्मर का आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आपको जो बात कर रहे थे कि कुछ एनर्जी लॉस होगा, अब एग्जांपल से देख लो, तुम समझ में आ जाए कि एग्जांपल से देख लो। यहाँ एग्जांपल साइड में बता रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला, कि ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू क्या था, एनएस बाई एनपी। अब मान लो किसी का प्राइमरी कॉइल का टर्न है 100 सपोज करो, और जो प्राइमरी वोल्टेज है वो हम कह रहे हैं 200 वोल्ट, और सेकेंडरी कॉइल का टर्न हम बोल दिए 500। अब सेकेंडरी ईएमएफ हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन देख लो। मान लो किसी कॉइल का प्राइमरी कॉइल का टर्न 100 था और प्राइमरी वोल्टेज था 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का एसी सप्लाई किए हम लोग, और अभी सेकेंडरी को हम 500 टर्न्स बना दिए। समझ में आ रहा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, बढ़ के मिलेगा। अब ईएस मतलब ईएमएफ सेकेंडरी का चाहिए, तो हम लोग सिंपल बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे इस फॉर्मूला लगा दो, ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी। तो ईएस हमारा मालूम नहीं, ईपी हमारा 200 और एनएस हमारा हो गया 500 और ये हो गया 100, ये कैंसिल हो गया, 5 कट गया, तो ईएस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी का कितना हो गया 1000 वोल्ट। मतलब हम 200 वोल्ट को 1000 वोल्ट बना दिए, बिल्कुल बनेगा। यही तो काम है ट्रांसफार्मर का, यही काम है ट्रांसफार्मर का।
वोल्टेज को बढ़ा देना, बहुत ज्यादा मिलेगा, सोचो क्या, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 200 to 5 1000 तो 200 वोल्ट से 1000 वोल्ट बन गया। तो ये कॉपी पेन में 1000 वोल्ट बना। प्रैक्टिकल में क्या होगा कि जब वहां पर ट्रांसफार्मर वर्क करेगा उस समय में कुछ एनर्जी लॉस होगा और 1000 वोल्ट नहीं मिलकर प्रैक्टिकल में हो सकता 900 वोल्ट मिल जाए, 950 वोल्ट मिल जाए, 800 वोल्ट मिल जाए। जैसा ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी, जैसा ट्रांसफार्मर का क्षमता, जैसा वर्क करेगा, जितना बढ़िया क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है उतना ज्यादा हमको आउटपुट वोल्टेज देगा। तो प्रैक्टिकल में इससे कम मिलेगा। लेकिन आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बनाना है, तो आपको ये आइडियल कॉन्सेप्ट लेके ही चलना है। क्या? जितना इनपुट पावर है उतना आउटपुट पावर है, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर का ये कॉन्सेप्ट है। मतलब यहां पर ये बात आया कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होता और ये ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारा मिलेगा, बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन, देखते हैं आज नहीं तो कल के क्लास में करेंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन मिलेगा, तो प्रैक्टिकल में सोचो 2000 वोल्ट से 200 वोल्ट से 1000 वोल्ट प्रोड्यूस किए, यानी ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। वैसे अगर टर्न घटा देते तो क्या होता, वोल्टेज कम हो जाता। तो हमको तो चाहिए ना, दोनों चाहिए। अगर 11000 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा वायर में, तो हमको घर में 11000 वोल्ट नहीं चाहिए, उसको 220 में करना है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा ताकि वोल्टेज कम करके आए, और कहीं वोल्टेज बढ़ाना तो स्टेप अप लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या क्या एनर्जी लॉस होता है, लिखे। वो एनर्जी लॉस होगा ही, नोट करिए इसको। देखो, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, क्या क्या ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है वो देखते हैं। अभी हम लोग जस्ट क्या बात किए कि जितना इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ उसमें एनर्जी लॉस होता है, और ये होता ही है। इसको कम कर सकते हैं, पूरा कंप्लीटली अभी तक दूर नहीं किया गया, इसलिए ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है। ठीक है, बट हमको आइडियल कॉन्सेप्ट लेके ही प्रॉब्लम बनाना है चैप्टर में। अब ध्यान देना, तो क्या क्या एनर्जी लॉसेस है? बहुत सारा टाइप्स है एनर्जी, और भी रीजन है जिससे एनर्जी लॉस के बारे में पता चलता है। कुछ हम लोग मेंशन किए यहाँ पे, क्या है? फॉलोइंग आर द वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सबसे पहले बात कॉपर लॉस, मतलब नाम दिया गया, कॉपर वायर के कारण हो गया तो कॉपर लॉस नाम दे दिया गया, है ना। एडी करंट के कारण हुआ तो एडी करंट लॉस दे दिया नाम। तो कॉपर लॉस मतलब सम एनर्जी लॉस ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर। अरे जब करंट का फ्लो होगा तो पढ़े ना, H=I² RT से हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या लिखे? सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर यूज्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में हीट प्रोड्यूस होगा, इस कारण से कुछ एनर्जी लॉस होगा। इसको अगर दिस पावर लॉस कैन बी मिनिमाइज, अगर इसको हम चाहे कि मिनिमाइज कर लें तो उसके लिए थिक कॉपर वायर को और ज़्यादा थिक करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा, कॉपर वायर पर और वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो उसमें भी हम ट्रांसफार्मर अलग अलग टाइप्स का होता है। किसी किसी ट्रांसफार्मर में लिमिटेड वाइंडिंग करना कि इतना ही वोल्टेज चाहिए, तो ज़्यादा कम करने से भी दिक्कत है ना। या थिक कॉपर वायर हम ले सकते हैं, तो मिनिमाइज कर सकते, पूरा खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। एडी करंट लॉस क्या है? देखो द अल्टर, अच्छा एडी करंट पढ़े थे हम लोग कहाँ? तो इंडक्शन चैप्टर में हम बोले थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स, जब एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता तो क्या होता है? दो घटना होता है। एक तो क्या कि एडी करंट प्रोड्यूस होने से हीट जनरेट होता, अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होता। दूसरा क्या होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास नहीं होने देता, रोक देता मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो क्या बताएं, देखो द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड अपोजेस द पासेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने से विरोध करेगा। एंड एनर्जी लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, पढ़े ही थे, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। दिस पावर लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग लेमिनेटेड आयरन कोर। आयरन कोर को लेमिनेट करेंगे तब जाकर एडी करंट के लॉस से बचा जा सकता है। ठीक है, ये एक कम कर सकते हैं, कुछ मिनिमाइज हम कर सकते हैं। फिर ये फ्लक्स लीकेज, देखो अब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में थोड़ा गैप है, तो जितना प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है वो सारा का सारा सेकेंडरी कॉइल में नहीं लिंक होता है, कुछ फ्लक्स लीक करता है एयर में। देखिए लिखें, द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस बाय प्राइमरी कॉइल डज नॉट कंप्लीटली लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, सम फ्लक्स में लीक इन एयर, दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ओवर ईच अदर। इसको मिनिमाइज करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर लपेट दो। अब एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग करने से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए भी इसको कम कर सकते हैं, पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते। मतलब ओवरऑल एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में होगा।
अब एक और देखिए, हुमिंग नॉइज क्या होता है। कभी कभी देखिए ट्रांसफार्मर के पास खड़ा रखिएगा ना तो घन आवाज सुनाई देते रहता है। वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब ट्रांसफार्मर काम करता है ना उस समय उसका जो कोर है, अब आप बोलेंगे कोर लेंथेन एंड शॉर्टेस्ट, मैंने कोर थोड़ा बड़ा होता छोटा होता। अब आप बोलेंगे ट्रांसफार्मर कोर तो फिक्स है, वो ज्यादा बड़ा छोटा कैसे होगा। देखो क्या होता है एक्चुअल में, जब ट्रांसफार्मर वर्क होता है ना तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है जिस पर हम लोग वाइंडिंग किए कॉपर वायर का, वो सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें डोमेन होता है, और डोमेन के कारण है ना उस जब वर्क करेगा तो उसका लेंथ कभी ज्यादा कभी कम होगा, कुछ लेंथ में चेंज होगा, लेंथन और शॉर्टेंस होगा। और ये लेंथ ज्यादा कम होने से मैग्नेटिक फील्ड में उस फेनोमेनन को हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। और इसके कारण से होमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और फिर कुछ एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एनर्जी लॉस है जिससे ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है। समझ में आ रहा बात। तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर का एनर्जी लॉस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफार्मर पूरा हो गया। कल के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसफार्मर पे न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन बनाने वाले। ठीक है, हाँ इस पर क्वेश्चन आता है।